जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और इस क्लास में हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करने वाले हैं साथियों, जिसका नाम है पदार्थ। और पदार्थ को इससे पहले वाले क्लास में हम बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास किए थे, जिसमें कि हमने पदार्थ के परिभाषा को बहुत ही डिटेल से समझे थे। साथ ही साथ पदार्थ को कितने अलग-अलग भागों में बाँटकर हम पढ़ते हैं और कितनी अलग-अलग अवस्थाएँ इनकी होती हैं, इन सभी के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बता दिया था। फिर भी हम इस क्लास में एक बार रिवीजन कर लेते हैं साथियों कि आप सभी को पता है कि पदार्थ को सामान्यतः अवस्थाओं के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और एक रासायनिक अवस्था के आधार पर। अब ये भौतिक अवस्था और रासायनिक आधार में भी अलग अलग प्रकार से हमें देखने को मिलता है, जिसमें भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया और साथ ही साथ यहाँ पे प्लाज्मा हो गया और बीईसी जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से भौतिक अवस्था को हम 5 प्रकार से पढ़ते हैं। वैसे सामान्यतः यदि हम देखें मुख्य रूप से 3 ही प्रकार से हमें देखने को मिलता है भौतिक अवस्था, जिसमें कि ठोस, द्रव और गैस, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे प्लाज्मा हो गया और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे भी जो है भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ा जाता है, ठीक है? इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पे रासायनिक अवस्था के आधार पर, जिसमें कि हमने यहाँ पे पढ़ा था शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसे हम अशुद्ध पदार्थ भी कहते हैं। अब यही शुद्ध पदार्थ को पुनः फिर से 2 प्रकार से बाँटा जाता है, जिसमें कि तत्व और यौगिक के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब ये तत्व को भी पुनः फिर से 3 प्रकार से बाँटा जाता है, जिसमें कि धातु, अधातु और उपधातु के रूप में हमें देखने को मिलता है। और यौगिक को पुनः फिर से 2 प्रकार से बाँटा जाता है, जिसमें कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ठीक है? और इसके बाद में मिश्रण में हम देखते हैं, ये जिसे हम कहा जाता है, इसे हम कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, ठीक है? जिसमें कि समांगी और विषमांगी 2 प्रकार से मिश्रण हमें पढ़ना होता है, ठीक है? ये हमने पूरा चार्ट देखा था और इन सभी टॉपिकों को हम बहुत ही डिटेल से आगे आने वाले क्लासेसों में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं भौतिक वर्गीकरण, यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर जो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को जो हम पढ़ते हैं, इसको हम बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वह वस्तु होता है, या हम कह सकते हैं कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरे, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे कि मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि कोई भी वस्तु जो आपके आसपास हो और जिसका द्रव्यमान हो और वो स्थान को घेरती है, वो कहलाता है पदार्थ कहलाता है। जैसे आपके पास में पेन है, आपके पास में मोबाइल है या आपके पास में बुक है, ये भी क्या है? एक पदार्थ ही है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं और इसे समझ बैठते हैं भार, लेकिन ये भार नहीं होता है। आपको याद रखना है कि द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान छोटे छोटे कणों से निर्मित होता है। अब ये छोटे छोटे कण क्या कहलाते हैं? जो छोटे छोटे कणों को कहा जाता है, तो क्या? परमाणु, है ना? जो कि आगे आने वाले क्लास में हम परमाणु को बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? ये आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले क्लास में ये मैंने पूरा आप लोगों को डिटेल से बताने का प्रयास किया था, ठीक है? और ये पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है? और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पुनः फिर से जो है यहाँ पे बता दूँ कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, क्योंकि अभी जो हम क्लास पढ़ेंगे, जिसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस क्लास में हम पूरा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को ही समझने वाले हैं, ठीक है? यदि मैं आपको बताऊं साथियों भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, तो आप सभी को पता है साथियों कि बचपन में ही हमें बताया गया था क्या कि यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से पहचान सकते हैं। जैसे यदि बरसात हो रहा है तो आप जो है आंखों से देख सकते हो, या फिर कहीं से सुगंध आ रहा है या गंध आ रहा है तो आप नाक के माध्यम से पहचान सकते हैं, या फिर यदि आपको धूप लग रहा है तो आप त्वचा के माध्यम से पहचान सकते हैं। आपके पास में जो ज्ञान इंद्रियां होती है ना, इन ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से जो परिवर्तन होता है उससे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना? या देख सकते हैं, इससे हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन वहाँ होता है जो परिवर्तन जिसका पहचान आसानी से कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं, जो कि आपको या तो स्पष्ट रूप से महसूस होगा या स्पष्ट रूप से आप देख सकोगे, है ना? तो उसे क्या कहा जाता है? भौतिक परिवर्तन, जो कि आसानी से हमें दिखाई देता है या महसूस हम जिसे कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो रासायनिक परिवर्तन ये होता है कि जिसे हम आसानी से पहचान नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको बता सकती हूँ कि यदि यहाँ इस गिलास में पानी है और इस गिलास में पानी है और इस पानी में यदि मैं नमक डालता हूँ, तो आप सभी को पता है कि नमक इस प्रकार से मिल जाएगा कि आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो इससे आपको समझ में आएगा क्या कि रासायनिक परिवर्तन, कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे हम आसानी से पहचान नहीं सकते हैं, ठीक है?
तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में इसमें एक नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि जब भौतिक परिवर्तन होता है तो इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आप सभी को पता है कि क्या, जो बर्फ होता है ना, बर्फ को जब पानी में परिवर्तित किया जाता है तो उसमें परिवर्तन तो होता है, लेकिन उस पानी को या उस पानी को पुनः फिर से बर्फ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन में आपको कोई भी नया पदार्थ बनता हुआ नहीं दिख रहा है। जबकि यदि मैं यहाँ पे बात करूँ रासायनिक परिवर्तन में, तो रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ के रूप में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। अब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है, इसको हम समझते हैं साथियों। तो इस प्रकार से आप जो सिंबल है वो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, वो देखा होगा साथियों। कहाँ, तो आपने ट्रेनों में देखा होगा, आपने कभी ट्रेन में सफर किया होगा तो ये आपने देखा होगा, जिसमें कि ट्रेन का नाम या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रेन का जो नंबर होता है उसके नीचे ऊपर में इस प्रकार का सिंबल आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि कोई ट्रेन दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है, दिल्ली से मुंबई की ओर जा रही है, तो यह जो ट्रेन पुनः फिर से वापस भी मुंबई से दिल्ली की ओर आएगी, है ना। तो इससे आपको यह समझ में आ रहा है कि कोई भी परिवर्तन पुनः फिर से रिपीट हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जबकि यहीं पे यदि मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन में, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, यह अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। यानी कि कोई पदार्थ किसी अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो गया तो उसे उस पहले वाली अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पे उत्क्रमणीय आपको समझ में आ गया होगा कि जिससे हम पुनः फिर से रिटर्न उस अवस्था में ला सकते हैं जिस अवस्था में वो पहले था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक उदाहरण भी लिया है, जैसे बर्फ आपने देखा होगा, बर्फ को जब जल के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो वो परिवर्तन तो हो जाता है। इसके बाद में इसी जल को पुनः फिर से हम बर्फ में भी बदल सकते हैं। लेकिन यहीं पे यदि हम बात करें रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी की, जब आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी को जलाने के बाद में क्या बनता है, ये राख बनता है। लेकिन यदि आपसे बोला जाए कि क्या इस राख को पुनः फिर से आप लकड़ी बना सकते हो, क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या बना, इस लकड़ी के माध्यम से एक नया पदार्थ बना जो कि आप इसे पुनः फिर से अनुत्क्रमणीय नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है, सॉरी उत्क्रमणीय नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, अनुत्क्रमणीय कहलाता है। यानी कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में मोमबत्ती का मैंने आपको उदाहरण बताया था, जो कि मोमबत्ती का बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ से कंफ्यूज भी रहते हैं, क्या कि मोमबत्ती का जो जलना है वो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन यानी कि दोनों के रूप में आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दोनों के रूप में कैसे देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मोमबत्ती जब जल रहा है और जलने के बाद जो भाग यहाँ पे शेष बचता जाता है, ये क्या कहलाता है, ये भौतिक अवस्था के आधार पर आ रहा है। लेकिन रासायनिक अवस्था के आधार पर आप देखोगे तो ये जलने के बाद में इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे जो पदार्थ है, यहाँ पे जो मिक्स केमिकल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, है ना। तो वो किस अंतर्गत आएंगे, रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कभी क्या होता है कि यदि क्वेश्चन पूछे आपसे कि मोमबत्ती का जलना, है ना, मोमबत्ती का जलना किस उदाहरण के अंतर्गत आता है, तो आपको याद रखना है रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, क्योंकि जल रहा है तो इसमें केमिकल का यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि केमिकल जला है। तो इससे आप ये समझ पाओगे कि यहाँ पे परिवर्तन कौन सा हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया साथियों, भोजन का जो हम भोजन खाते हैं, तो उस भोजन का जो पाचन होता है वो पाचन भी किस अभिक्रिया के आधार पर होता है। तो आपको याद रखना है किस अभिक्रिया के आधार पर, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर होता है। आप सभी को पता है कि हम दाल रोटी चावल या मांस मछली जो भी हम खाते हैं वो किस रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो बदलता है, उसका परिवर्तन होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा और खनिज के रूप में। क्या आप इस प्रोटीन वसा खनिज को पुनः फिर से आप जो है दाल चावल रोटी में बदल सकते हैं, क्या नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दाल चावल रोटी का परिवर्तन होकर एक नया पदार्थ बना जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा खनिज के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो इसे हम पुनः फिर से परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है कौन सा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है।
और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें कि हम पदार्थ का जो सेकंड अवस्था पढ़ने वाले हैं जिसमें कि भौतिक परिवर्तन यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो आप सभी को बता दिया था साथियों मेरे कि पदार्थ को जो है हम भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार से पढ़ते हैं। तो ठोस अवस्था के आधार पर, द्रव्य अवस्था के आधार पर, गैस अवस्था के आधार पर, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था प्लाज्मा अवस्था के आधार पर और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के आधार पर। ठीक है, तो हम एक एक को बहुत ही डिटेल से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है और गैस क्या होता है, साथ ही साथ प्लाज्मा क्या है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। ठीक है, सो हम सबसे पहले नजर डालते हैं ठोस, द्रव और गैस पे। ठीक है, और आप सभी को बता दूं साथियों कि ये जो ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जो भौतिक अवस्थाएं हैं, ये कहलाते हैं मूलभूत अवस्थाएं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो आपको याद रखना है मूलभूत अवस्थाएं। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, मूलभूत अवस्था इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे नजर डालते हैं इन्हीं के ऊपर में, जो कि ठोस, द्रव और गैस क्या होता है। ठीक है, सो आप सभी को याद रखना चाहिए ठोस वह होता है जिसमें कण, इसके जो कण होते हैं, है ना, इसके जो कण होते हैं ये कैसे होते हैं, बहुत जो है छोटे छोटे होते हैं और एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इन कणों के मध्य में जो अंतर होता है, हम जो रिक्त स्थान कह सकते हैं, वो बहुत ही कम, ना के बराबर में होता है। और इन कणों के मध्य में जो ये अंतर पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इसे अंतर आणविक बल कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है अंतर आणविक बल कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ यदि हम ठोस की बात करें या फिर द्रव्य की बात करें या गैस की बात करें साथियों, तो इसमें हम जो है इसे आकार के आधार पर या आयतन के आधार पर या अवस्था के आधार पर हम पढ़ सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग अवस्थाओं के रूप में आपको देखने को मिलता है। यदि मैं ठोस अवस्था की बात करता हूँ, ठोस अवस्था में जब आप ठोस पदार्थ को देखते हो तो इसका आकार कैसा होता है? आकार इसका निश्चित होता है। जैसे आप मोबाइल देख रहे हो, आप जो है पेन देख रहे हो, आप बुक देख रहे हो, तो इनका आकार कैसा है? निश्चित है। यदि इन पदार्थों को आप कोई और दूसरे जगह डालते हो या दूसरे जगह रखते हो तो भी इनका आकार जैसा है वैसा ही रहेगा। यानी कि इनका आकार कैसा है? निश्चित है ना, ये कभी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ठोस का मैंने क्या बताया साथियों, इसका जो आकार है, आकार कैसे होता है? निश्चित होता है। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है, आकार निश्चित होता है। यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ आयतन की, तो आयतन भी यहाँ पे कैसा होता है? निश्चित ही होता है। ठीक है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो ठोस के जो कण होते हैं वे बहुत ही जो है पास पास चिपके हुए होते हैं, जिसके कारण इनका अंतर आणविक बल कैसे होता है? अंतर आणविक बल बहुत ही ज्यादा, या हम कह सकते हैं कि इनका अंतर आणविक बल सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंतर आणविक बल कैसे होता है? इसका सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक होता है, ये भी आपको याद रखना है। अंतर आणविक बल कैसे होता है? अंतर आणविक बल बहुत अधिक यानी कि सर्वाधिक होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं अंतर आणविक बलों को फिजिक्स में कहा जाता है साथियों संसंजक बल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो ठोस के बारे में मैंने क्या बताया था? तो ठोस के बारे में आपको सामान्य रूप से आपको याद रखना है कि इनके जो कण होते हैं बहुत ही पास पास या बहुत ही सटे हुए रहते हैं। इनके बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता, ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही कम, ना के बराबर में होता है। और इन्हीं बीच में जो स्थान होता है, ये जो सटे हुए हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? अंतर आणविक बल कहा जाता है। और फिजिक्स में इसे कहते हैं संसंजक बल, जो कि आगे आने वाली क्लासेस में हम बहुत ही डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैंने क्या बताया था साथियों कि ठोस को हमने दो प्रकार से देखा है, यहाँ पे आकार के आधार पर और आयतन के आधार पर। तो यदि हमने जो है ठोस को, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि इसका आकार कैसा होता है? निश्चित होता है। कि यदि आप ठोस को कोई भी वस्तु में या किसी भी अवस्था में अलग रूप से रखते हो तो भी इसका जो आकार है वो कैसा होता है? निश्चित ही रहता है। ठीक है, इसके बाद में आयतन भी इसका कैसा होता है? निश्चित होता है। वो चाहे आप इस डंपर में रखें या इस वाले बर्तन में रखें, इस जगह पे रखें या फिर आप कहीं भी रखो, है ना, तो ठोस का जो आयतन होता है वो कैसा होता है? निश्चित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट और बहुत ही वेरी वेरी जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है द्रव्य का। ठीक है, सो द्रव्य में आपको याद रखना चाहती हूँ कि द्रव्य कैसा होता है। द्रव्य को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं, और द्रव्य जैसे लिक्विड भी आप कह सकते हैं, जिसमें कि जल हो गया या ऑयल हो गया, है ना, ये कहलाता है द्रव्य कहलाता है। ठीक है, जिसमें कि अब यहाँ पे इसको भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, जिसमें कि आकार के आधार पर और आयतन के आधार पर, है ना। सो आप सभी को पता है साथियों कि जो द्रव्य होता है, जब आप द्रव्य को अलग अलग बर्तनों में रखते हो तो उसका जो आयतन तो बदल जाता है, लेकिन उसका जो आकार, सॉरी, उसका आकार तो बदल जाता है, लेकिन आयतन कैसे होता है? निश्चित होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये बहुत सारे बीकर मैंने यहाँ पे लिया है। यदि आप जल को इस बीकर में डालते हो, तो इसका आयतन तो समान होगा, लेकिन
इसका जो आकार है वो परिवर्तित हो जाएगा। जब इसी जल को इतना ही मात्रा में इसी जल को इस वाले बीकर में डालोगे तो ये जल का जो आकार में यहाँ पे क्या हो रहा है, आकार में परिवर्तन हो रहा है। जबकि पहले इतना दिखता था, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, इतना आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। लेकिन आयतन में क्या परिवर्तन आया है क्या? सो आयतन में पहले जितना था अभी भी इतना ही दिखाई दे रहा है। यदि इसी जल को आप अलग अलग बीकरों में डाल के देखोगे तो उसका आकार कैसा होगा, आकार अनिश्चित होगा लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आकार कैसे होता है, यहाँ पे अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है लेकिन आयतन कैसे होगा, ये निश्चित होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो द्रव्य में यही है साथियों। और द्रव्य में जो है यहाँ पे जो इनके अणुओं के मध्य में जो गैप होता है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, कम नहीं कह सकते, क्योंकि ठोस की अपेक्षा कम होती है लेकिन बहुत ही कम भी नहीं होती है। ठीक है, सो आपको याद रखना है कि द्रव्य में भी द्रव्य में भी जो है अंतर आणविक बल पाया जाता है लेकिन ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जिस कारण क्या होता है कि जब इसको दूसरे अन्य कोई बर्तन में रखा जाता है तो इसका आयतन कैसे हो जाता है, सॉरी इसका आकार कैसे हो जाता है, बदलते रहता है। ठीक है, लेकिन इसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। यही एक बहुत बड़ा यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिलता है ठोस और द्रव्य में। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इनके मध्य में जो अंतर आणविक जो बल होता है ना, ये कैसा होता है, ठोस की अपेक्षा, है ना, ठोस की अपेक्षा आपको याद रखना है। ठोस की अपेक्षा कैसे होता है, कम होता, सॉरी ठोस की अपेक्षा कैसे होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम यहाँ पे नजर डालते हैं गैस पे कि गैस क्या होता है। सो आपको याद रखना चाहिए कि गैस के जो अणु होते हैं ना बहुत ही दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि इसे संपीड़ित करके एक ऐसे जगह रखा जा सकता है जो कि आप देखते हो गैस में, सॉरी आप देखते हो सिलेंडर में, आप देखते हो बलून में, है अलग अलग प्रकार से जो है गैस को संपीड़ित करके रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यदि हम यहाँ पे गैस की बात कर सकते हैं तो गैस का जो आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, क्योंकि गैस को आप कोई भी बर्तन में, कोई भी जगह, कहीं भी, वो चाहे ये सिलेंडर हो ये सिलेंडर हो, कहीं भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को याद रखना है कि इसका जो आकार कैसे होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, अनिश्चित होता है और आयतन भी यहाँ पे अनिश्चित होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया सकती हूँ कि ठोस में मैंने क्या बताया था कि इसका आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। जबकि मैंने द्रव्य में क्या बताया था कि द्रव्य में क्या होता है, इसका आकार तो अनिश्चित होता है लेकिन आयतन कैसे होता है, निश्चित होता है। जबकि गैस में मैंने आपको क्या बताया था, क्या बताया कि इसका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, क्योंकि आप जैसे बर्तन में रखोगे उसका आकार और आयतन उसी रूप में हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और इनके मध्य में बहुत अधिक, क्या हम कह सकते हैं, बहुत, सॉरी बहुत अधिक नहीं, बहुत ही कम नगण्य जो है अंतर आणविक बल पाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है नगण्य अंतर आणविक बल पाया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतर आणविक बल पाया जाता है। ठीक है, अंतर आणविक बल पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हम यहाँ पे नजर डालते हैं। ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि गैस जो है ठोस की मुख्य मूलभूत अवस्थाएं कितनी होती है, तीन होती है, जिसमें कि हमने ठोस को समझा, द्रव्य को समझा और गैस को समझा। सामान्यतः यही से क्वेश्चन बनते हैं और जो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो बताया है यही से क्वेश्चन आपको जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। और आप सभी को बता दूं कि इसका जो फाइनल पीडीएफ है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, सो आप वहां से भी जाके जो है पुनः फिर से जो है इस पीडीएफ के माध्यम से क्लास में रिवीजन कर सकते हैं। इसके बाद में अब मैं लेके चलता हूँ आपको पदार्थ के गुणों की ओर, कि पदार्थ के अलग अलग अवस्थाएं कैसे होती है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे द्रव्य का एक मैंने यहाँ पे उदाहरण लिया है जो कि आप देख पा रहे होंगे, जल की अवस्थाएं। ठीक है, तो जल जल को परिवर्तित करते हो ना, जैसे जल जल की यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ तो जल को जो है आप ठोस रूप में भी देख सकते हैं, गैस रूप में भी देख पा रहे होंगे और गैस रूप में भी देख पा रहे होंगे। ये अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, जब ये ठोस बना तो ठोस किस रूप में देखने को मिल रहा है, बर्फ के रूप में देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि यहीं पे बर्फ की बात करूं या पानी की बात करूं तो ये इस प्रकार से लिक्विड रूप में देखने को मिल रहा होगा। और यदि इसे गर्म किया जाए तो ये कैसे गैस रूप में आपको देखने को मिलता है। ये अवस्था में परिवर्तन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि पदार्थों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, जो कि यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं आपसे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि पदार्थ कैसे होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसे मैंने आपको ये कहा है परमाणु। ठीक है, जिससे मैंने आपको बताया था परमाणु
बताना है, ठीक है। तो भौतिक भौतिक कैसा होता है, भौतिक यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ठोस द्रव गैस के जो अणु होते हैं कि छोटे छोटे अणु कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और पदार्थ के जो कण होते हैं ना, पदार्थ के कणों के बीच में क्या पाया जाता है, पदार्थ के कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था। ठोस द्रव गैस में अलग अलग जो है अवस्था में अलग अलग वो चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, इन सभी में अंतर जो है कणों के मध्य में रिक्त स्थान हमें देखने को मिला था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला पदार्थों के पदार्थ के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, पदार्थ के कण कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में पदार्थ के जो है पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ठोस द्रव गैस में, ठीक है। सो सभी के जो अवस्थाएं अलग अलग अवस्था में हम जो देखते हैं, वो चाहे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, इन सभी के जो कण हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि इनके ये जो पदार्थ है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सेकंड मैंने आपको बताया कि पदार्थ के कण कणों के मध्य में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। थर्ड मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि पदार्थ के जो कण होते हैं कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, इधर उधर जो है गति करते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ मैंने आपको यहाँ बताया है कि पदार्थ के जो कण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो आप सभी को मैं पुनः फिर से बता दूं साथियों कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि ठोस द्रव गैस में इनके जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना, ये जो कण होते हैं, इन कणों के मध्य में रिक्त स्थान होता है, कि पहला पॉइंट बता दिया था मैंने। दूसरा, इन कणों के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है और ये कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं। साथ ही साथ ये कण गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ये गति करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है पदार्थों में पाया जाता है। लेकिन यदि आप ठोस में देखोगे गैस द्रव की अपेक्षा, तो इनमें गतिशील की अवस्था क्या होती है, कहीं ना कहीं कम होती है। और इनके मध्य में या ठोस पदार्थ के कणों के मध्य में जो अंतर होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, जिसे हम अंतर आणविक बल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में यदि हम द्रव्य की बात करते हैं, तो द्रव्य में अंतर आणविक जो बल होते हैं या इसके इनके मध्य में जो रिक्त स्थान होता है वो गैस की अपेक्षा जो है कम, यानी कि यहाँ पे स्पेस अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये है। और इसके बाद में गैस में क्या होता है, इसके जो कण कण जो होते हैं ये बहुत ही दूर दूर स्थित होते हैं, यानी कि इनके मध्य में यदि हम अंतर देखें तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपको देखने को मिलता है। यही कारण है और कि जो कि जो गैस होता है उसको हम संपीड़ित करके जो है कोई भी बर्तन में रख सकते हैं, जिसमें कि उसका आकार और आयतन आप जैसे बर्तन में रखोगे उसी आधार पर हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो ये भौतिक गुण आपको याद रखना साथियों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है आपसे पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ पे रिजल्ट आते हैं साथियों, पदार्थों का अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। और ये परिवर्तन मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था, वो नहीं देखा तो वह जरूर देखिएगा, या फिर इस क्लास को आप अच्छा से देखिएगा, जिससे कि आपका इस क्लास के बाद में कोई भी डाउट नहीं आने वाला कि ठोस से द्रव में परिवर्तन को क्या कहते हैं, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, या ठोस से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, ठीक है। सो सबसे पहले हम मैंने यहाँ पे लिया है द्रव में ठोस और गैस को, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों द्रव्य की, यहाँ हम ले लेते हैं पहले, चलो हम द्रव्य को ही ले लेते हैं। द्रव को यदि मुझे ठोस में परिवर्तित करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे द्रव्य को क्या करना होगा, ठंडा करना होगा। यदि मुझे इस द्रव्य को गर्म करना है, या हम कह सकते हैं सबसे पहले हम गर्म कर लेते हैं द्रव्य को। जल को हमने क्या किया, यहाँ पे गर्म करना स्टार्ट किया 0 सेंटीग्रेड पर, यानी कि जल को हमने क्या किया, यहाँ पे गर्म करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड पे। आप सभी को पता है कि जब 0 सेंटीग्रेड पे जो है जल को गर्म किया जाता है, ठीक है, सॉरी जल को नहीं, हम ठोस की ओर चलते हैं। जब इस ठोस को आप 10 सेंटीग्रेड यानी कि 0 सेंटीग्रेड पर जब आप गर्म करोगे, तो ये गर्म होने के बाद में ये क्या बनेगा, संगलन की प्रक्रिया यहाँ पे होगी। और संगलन की प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पे क्या होगा, ये जो बर्फ है, ये जो बर्फ है, बर्फ किस रूप में परिवर्तित होगा, जल के रूप में, यानी कि द्रव्य के रूप में परिवर्तित होगा, ठीक है। अब इसी द्रव्य को अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, पुनः फिर से इसे और टेम्परेचर दिया जाएगा, इसे पुनः फिर से गर्म किया जाएगा। जब इसे पुनः फिर से गर्म किया जाएगा तो ये किस रूप में परिवर्तित होगा, ये परिवर्तित होगा अब किस रूप में, गैस रूप में, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि यदि ठोस को आप 0 सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो वो बनता है द्रव्य, है ना, क्या बना, द्रव्य बना, जिसे हम क्या कहते हैं, संगलन कहते हैं, ठीक है। यदि यही द्रव्य को यदि आप ठंडा करते हो, है ना, यदि यही द्रव्य को आपने क्या किया, ठंडा किया, यदि यही द्रव्य को आपने क्या किया, ठंडा किया, तो ये किस रूप में परिवर्तित होगा, ठोस रूप में, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जमना, या फिर आप कह सकते हैं
हिमांक, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, हिमांक भी कहा जाता है, ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिएगा, हिमांक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी आपसे पूछे कि यदि ठोस द्रव्य में परिवर्तित होता है तो उसे कहा जाता है संगलन, और यदि द्रव्य को गैस में सॉरी द्रव्य को ठोस में परिवर्तित किया जाता है तो उसे हिमांक या जमना कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में यही अंतर है कि जब हम ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और द्रव्य को यदि ठोस में परिवर्तित करना है तो उसे हम ठंडा करते हैं, तो एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में यदि इस द्रव्य की बात कर सकते हैं, तो द्रव्य से यदि मुझे किस में जाना है, गैस में जाना है, सो द्रव्य से गैस में जाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस द्रव्य को पुनः फिर से यहाँ पे गर्म करूंगा, पुनः फिर से यहाँ पे क्या करूंगा, गर्म करूंगा, और गर्म होने से क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, गर्म होने से क्या बनेगा, गैस बनेगा, है, ठीक है। तो इससे इस विधि को क्या जाता है, वाष्पीकरण की विधि कहा जाता है, ठीक है। जब आपने द्रव्य को गैस में परिवर्तित किया, और गैस में परिवर्तित करने के लिए आपको क्या करना होगा, द्रव्य को गर्म करना होगा। जब आपने द्रव्य को गैस के रूप में परिवर्तित करने के लिए गर्म किया तो वो अभिक्रिया की कहलाई, वाष्पीकरण की अभिक्रिया कहलाई, ठीक है। और उसके बाद में इसी गैस को पुनः फिर से आपको द्रव्य में परिवर्तित करना है, तो इससे आपको क्या करना होगा, इस गैस को पुनः फिर से आपको ठंडा करना होगा, और यही ठंडा करने की जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। क्या कहलाती है, संघनन, जो कि आपको देखने को मिलेगा द्रव्य के रूप में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि यदि आपने द्रव्य को गैस के रूप में परिवर्तित किया तो उससे मैंने क्या कहा, यहाँ पे वाष्पीकरण, और यही गैस को यदि पुनः फिर से द्रव्य के रूप में परिवर्तित किया तो उसे हम कहते हैं संघनन, ठीक है। तो ये दोनों का परिवर्तन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसके बाद में यदि कोई गैस डायरेक्ट ठोस के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यदि ठोस को डायरेक्ट गैस में परिवर्तित करना है तो वो क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ये कुछ पदार्थ होते हैं जो कि डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित होते हैं और गैस से द्रव्य में परिवर्तित होते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाता है, यदि ठोस से द्रव्य में परिवर्तित हो रहा है, सॉरी ठोस से गैस में परिवर्तित हो रहा है तो निक्षेपण कहा जाता है, और गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो रहा है तो उसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यदि गैस को ठोस में परिवर्तित करना है तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। गैस को यदि हम ठंडा करेंगे तो वो किस रूप में परिवर्तित होगा, ठोस के रूप में होगा। अब यदि ठोस को हम गर्म करेंगे तो वो किस रूप में परिवर्तित होगा, तो ये होगा गैस रूप में। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक को गर्म किया जाता है और एक को ठंडा किया जाता है, तो दोनों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस में परिवर्तन और द्रव में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। अब इसके बाद में इसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि इनको जो जब हम गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं तो इसमें निश्चित तापमान दिया जाता है। यदि हम इसे गर्म करते हैं ना तो इसमें एक निश्चित तापमान होता है। जैसे आपको पता है कि द्रव्य को यदि गैस में परिवर्तित करना है तो इसे सॉरी यदि ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करना है, ठोस को द्रव्य में परिवर्तित करना है तो इसे 0 सेंटीग्रेड पे मुझे क्या करना होगा, गर्म करना होगा। यदि 0 सेंटीग्रेड से अधिक होता है, 0 सेंटीग्रेड से कम भी होता है तो यहाँ पे ठोस जो है द्रव्य के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। ये कैसे होता है, निश्चित तापमान पर इनका परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आपको याद रखना है निश्चित परिवर्तन, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, एक निश्चित तापमान इन्हें दिया जाता है, एक निश्चित तापमान, ठीक है, तापमान दिया जाता है, ठीक है, निश्चित तापमान दिया जाता है, ठीक है। तो निश्चित तापमान में ही ये परिवर्तन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ बर्फ की, तो बर्फ का परिवर्तन किस रूप में हुआ, जल के रूप में हुआ, है ना। बर्फ का परिवर्तन किस रूप में हुआ, जल के रूप में हुआ। तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है, ठोस है। इस ठोस का परिवर्तन किस रूप में हुआ है, जल के रूप में, तो ये कहलाता है द्रव्य, ठीक है। अब इसके बाद में इस द्रव्य का पुनः फिर से जल के रूप में परिवर्तन हो रहा है तो ये कहलाता है गैस, ठीक है। तो यही उदाहरण हमने वहां पे देखा था, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आपको यहाँ पे क्या कहा है कि कोई भी अवस्था में परिवर्तन लाना है, मुझे ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तो उनमें एक निश्चित तापमान होता है, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया था। अब इसी आधार पर यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि यदि 1 केजी बर्फ का टुकड़ा है, 1 केजी बर्फ का टुकड़ा है, और इस 1 केजी बर्फ का टुकड़ा को पिघलाने के लिए या इसे द्रव्य के रूप में परिवर्तित करने के लिए इसमें यदि मैं 50 जूल ऊर्जा देता हूँ, है ना, 50 जूल ऊर्जा यहाँ पे देता हूँ, ठीक है, जिससे कि ये क्या होगा, पिघलना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। 50 जूल ऊर्जा जब इसे मिला तो ये कैसा हो गया, पिघलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन इससे पुनः फिर से 100 यानी कि 100 जूल और अधिक यहाँ पे जो है जूल ऊर्जा यदि दिया जाए तो अब यहाँ पे बताना है आपको कि तापमान में क्या परिवर्तन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
क्वेश्चन को मैं पुनः फिर से रिपीट कर दूं कि यदि 1 किलो बर्फ का टुकड़ा है और इस 1 किलो बर्फ का टुकड़ा को पिघलाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 50 जूल ऊर्जा दिया, जिससे कि बर्फ जो है पिघलना प्रारंभ हुआ, और इसी में इसमें पुनः फिर से 100 जूल ऊर्जा फिर से दिया गया। तो अब यहाँ पे तापमान में क्या परिवर्तन आएगा, ये आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी को बता दो साथियों कि तापमान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? कि आप सभी को पता है कि जब मैंने यहाँ पे 50 जूल ऊर्जा दिया है ना, जब 50 जूल ऊर्जा दिया तो ये पिघलना प्रारंभ हुआ। कि हम ये कह सकते हैं कि ये 5 मिनट सॉरी ये 10 मिनट में पिघलने वाला था, लेकिन इसको पुनः फिर से ऊर्जा दिया, ये क्या हुआ, ये 5 मिनट में पिघल गया, ये हम कह सकते हैं। लेकिन तापमान में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा। सो आप सभी को बता दूं कि अवस्था में परिवर्तन के दौरान वस्तु के तापमान पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, इस कारण तापमान में कोई परिवर्तन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको याद रखना है कि यदि अवस्था में परिवर्तन तो तापमान में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसी ऊर्जा को जो तापमान दिया जाता है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, गुप्त ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गुप्त ऊर्जा कहते हैं, जो कि गुप्त रूप में पाया जाता है, जो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और गुप्त ऊष्मा जो है अवस्था परिवर्तन को लाती है। ठीक है, ये जो गुप्त ऊष्मा जो होती है अवस्था परिवर्तन को लाती है। अच्छा, जब ये गुप्त ऊष्मा अवस्था परिवर्तन को लाती है तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, या मैं ये कह सकता हूँ कि तापमान में परिवर्तन कैसे आती है। तो तापमान में जो परिवर्तन आता है वो विशिष्ट ऊष्मा के माध्यम से आता है। ठीक है, तो गुप्त ऊष्मा जो है अवस्था में परिवर्तन लाता है, ये आपको याद रखना है। और यदि विशिष्ट ऊष्मा की बात कर सकते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा जो है तापमान में परिवर्तन लाता है, न कि अवस्था में परिवर्तन लाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में और एक उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं साथियों, जो कि बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। जैसे कि यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि खौलता हुआ पानी और बर्फ, इन दोनों में यदि हम देखें कि इसमें ज्यादा जो है हमें तापमान, या हम कह सकते हैं कि इसमें ज्यादा हमें यहाँ पे गर्म महसूस होगा, तो आप सभी को पता है कि खौलता पानी की अपेक्षा वाष्प में अधिक गर्म महसूस होता है। क्योंकि जब आप देखते हो कि जब रोटी फूलता है और फूलने के बाद उससे जो गैस निकलता है वो कैसा होता है, बहुत अधिक जो है गर्म महसूस होता है, जबकि खौलता हुआ पानी कम होता है इस वाष्प वाले अवस्था के अपेक्षा। ठीक है, तो ये आपको पता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है, तो आप सभी को पता है कि जो घुलता हुआ पानी अभी क्या हो रहा है, ये अवस्था से गुजर रहा है, न कि अवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ है अभी, जबकि वाष्प जो है ये अवस्था में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो चुका है। इसीलिए ये जो है अधिक गर्म जो है यहाँ पे अधिक गर्म महसूस होगा और यहाँ पे कम होगा वाष्प की अपेक्षा। ठीक है, तो ये दोनों में यही एक अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता सकती हूँ अब प्लाज्मा क्या होता है, क्योंकि हमने तीनों प्रकार देख लिया, ठोस, द्रव, गैस क्या होता है, साथ ही साथ इसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण भी हमने यहाँ पे देखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नजर डालते हैं प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, सो प्लाज्मा आपको बता सकती हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा, हम कह सकते हैं कि यह अत्यधिक ऊर्जा तथा उत्तेजित कण की अवस्था होती है, जिसमें अत्यधिक ऊर्जा और उत्तेजित कण की अवस्था होती है। सो जब किसी अक्रिय गैस को एक निश्चित तापमान पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो यह क्या होगा, यह आयनित होकर एक चमकीला माध्यम बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि प्लाज्मा क्या होता है, यह एक अत्यधिक उत्तेजित कण होता है। जब भी किसी अक्रिय गैस को एक निश्चित तापमान दिया जाता है, यहाँ पे भी निश्चित तापमान शब्द उपयोग हुआ है ना, निश्चित तापमान दिया जाता है तो यह गर्म गर्म हो जाता है, और गर्म होने के पश्चात क्या होता है, यह गर्म होकर यह आयनित रूप में चमकीला माध्यम बनाती है, जिसे हम कहते हैं उस चमकीला माध्यम को ही क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्लाज्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये क्या होता है, आपने बल्ब देखा होगा। सो बल्ब में आप सभी को बता सकते हैं कि बल्ब में क्या क्या भरा जाता है। बल्ब में जो है सामान्य तौर पर ऑर्गन गैस भरी जाती है, साथ ही साथ इसके अलावा नाइट्रोजन, हीलियम और नियोन जैसे गैस यहाँ पे भरी जाती है, और यहाँ पे एक टंगस्टन का क्या बन जाता है, टंगस्टन का एक तार यहाँ पे लगाया जाता है। जब भी इसे एनर्जी, जब भी इसे जो है लाइट दिया जाता है, जब भी इसे हम कह सकते हैं इसमें स्विच ऑन किया जाता है, तो ये क्या होगा, ये टंगस्टन का जो तार है वो क्या हो जाता है, गर्म होना स्टार्ट होता है। जब ये गर्म होगा तो इसमें जो गैस भरी हुई है ना, इसमें जो गैस उपस्थित है, वो गैस कैसे हो जाए, निष्क्रिय अवस्था में कैसे हो जाता है, वो भी गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के साथ साथ में ये एक चमकीला माध्यम को बनाता है, और इस प्रकार से यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, प्लाज्मा। ठीक है, और ये उदाहरण पे आपने यहाँ पे देखा होगा। ठीक है, इसके बाद में प्लाज्मा के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण बता दूं। प्लाज्मा
महत्वपूर्ण उदाहरण आपको देखने को मिलता होगा, बिजली का चमकना, इसके बाद में सूर्य या तारे से आने वाली चमक भी किसके अंतर्गत आता है, वो प्लाज्मा के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो है भौतिक अवस्था का है, वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे हम बी ECG कहते हैं। ठीक है, अब ये BEC क्यों कहा जाता है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे BEC क्यों कहा जाता है, तो आपको सभी को बता दूं साथियों कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का जो आविष्कार है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और साथ ही साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, और इन्हीं के नाम के आधार पर जो है इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, जिसे हम शॉर्टकट में BEC कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रख सकता है। अच्छा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है, तो आप सभी को बता दूं कि हाँ, सामान्य रूप से सामान्य वायु के घनत्व में 1 लाख गुना कम घनत्व वाली किसी गैस को जब एक निश्चित तापमान तक यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अब यहाँ पे ठंडा किया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से बताता हूँ कि जब किसी गैस को या किसी वायु को 1 लाख गुना कम घनत्व वाली किसी गैस के साथ एक निश्चित तापमान पर क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था यहाँ पे प्राप्त होती है, जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, जबकि इससे पहले जो हमने यहाँ पे पढ़ा था प्लाज्मा को हम क्या कर रहे थे, एक निश्चित तापमान पर गर्म कर रहे थे। अब यहाँ पे बोस आइंस्टीन में इसी के अपोजिट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे कि किसी वायु को हम क्या कर रहे हैं 1 लाख गुना कम घनत्व वाली किसी गैस को हम निश्चित तापमान पर ठंडा कर रहे हैं, है ना, निश्चित तापमान पर ठंडा कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पदार्थ का जो भौतिक अवस्था था साथी, उसको हमने बहुत ही डिटेल से जो है समझने का प्रयास किया, और आपने भी इस क्लास को बहुत ही डिटेल से देखा होगा, और इसका PDF जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहां से जाके आप पुनः फिर से PDF के माध्यम से इसका रिविजन कर सकते हैं साथियों। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और ऐसे ही क्लासेस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे, और इसका जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया गया है, जिसमें कि आपको पूरे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा साथियों, और ऐसे ही क्लासेस आप देखते रहिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।